दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज यानी ऋण शोधन क्षमता अनुपात के बारे में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी क्या, लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने दोस्तों वो वीडियो देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा तो वीडियो जाके देखिए, ठीक है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू आज की हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए सॉल्वेंसी, तो सॉल्वेंसी का मतलब होता है दोस्तों ऋण शोधन क्षमता, ठीक है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज क्या बताते हैं, एक कंपनी की ऋण शोधन क्षमता क्या है। मतलब कंपनी ने लोन लिया है, ऋण लिया है, तो उसको चुकाने की उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये चीज़ बताते हैं क्या, सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों 5 टाइप के सॉल्वेंसी रेशियोज दिए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला है हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो भी जिसे हम बोलते हैं, क्या है दोस्तों, ऋण क्षमता अनुपात। डेट का मतलब ऋण और इक्विटी का मतलब क्षमता। तो डेट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। दूसरा है दोस्तों हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, मतलब ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। इक्विटी क्या आता है, डेब्ट में क्या आता है, ये सब दोस्तों हम आगे जानेंगे। तीसरा है दोस्तों प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब स्वामित्व अनुपात, ठीक है। चौथा है दोस्तों टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, मतलब कुल परिसंपत्तियों पर ऋण अनुपात, ठीक है। पांचवा है दोस्तों हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी ब्याज व्याप्ति अनुपात। तो ये दोस्तों 5 टाइप के हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो है। अब इनको दोस्तों हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों यदि बात की जाए पहले की डेट इक्विटी रेशियो यानी ऋण क्षमता अनुपात की, तो दोस्तों क्या बताएगा ये, डेट और इक्विटी। डेट का मतलब क्या होगा, आपके जो लॉन्ग टर्म लोन्स है या बोरोइंग्स है वो, और आपकी कंपनी की या फर्म की इक्विटी क्या है, उनके बीच क्या रिलेशन है, वो ये बताता है क्या, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। क्या बताता है दोस्तों, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स और आपकी इक्विटी के बीच जो रिलेशन होगा वो बताएगा डेट इक्विटी रेशियो। वैसे दोस्तों कम ऋण मतलब कम तो लोन हो और इक्विटी थोड़ी ज़्यादा हो, कम लोन हो और शेयर कैपिटल या इक्विटी ज़्यादा हो, उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से लोग बाग क्या मानते हैं, सेफ मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं कि हम ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जिसकी लोन्स कम है, तो वहाँ पर क्या है, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, डूबने की उम्मीद कम रहती है, ऐसा लोग सोचते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों इसका आइडियल रेशियो जो माना जाता है डेट इक्विटी का, वो दोस्तों माना जाता है 2:1। मतलब दोस्तों आपकी डेट तो क्या है, दो हो और आपकी जो इक्विटी हो या फिर शेयर होल्डर फंड हो वो क्या हो दोस्तों, 1 हो, तो वो उस कंपनी का आइडियल या आदर्श रेशियो माना जाता है। मतलब इससे कम भी अच्छा नहीं है और इससे ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका क्या मतलब हो गया कि आपके 2 रुपये का डेट हो सकते हैं और 1 रुपये इक्विटी हो सकती है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि सर इस कंडीशन में तो एक कंपनी की डेट ज़्यादा होगी, इक्विटी कम होगी, तो वो सेफ कैसे हुई। तो ये दोस्तों आइडियल क्यों माना जाता है, अब आप ये पूछोगे। तो इसका दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि जो दोस्तों आप डेट लोगे ना, डेट का मतलब ये मान लो आप डिबेंचर मान लो, डिबेंचर या लोन मान लो, तो डिबेंचर जो लोगे दोस्तों वो आपको सस्ते पड़ते हैं, किन से, इक्विटी शेयर कैपिटल से, या फिर कोई भी शेयर कैपिटल होती है उससे सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। अब आप दोस्तों बोलोगे कि सस्ते क्यों पड़ते हैं, तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि डिबेंचर्स में आप केवल इंटरेस्ट देकर फ्री हो जाते हो, लेकिन जो आपकी शेयर कैपिटल होती है ना, उसमें दोस्तों आपको डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा। यदि प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, और बाकी जो भी कुछ बचता है ना दोस्तों, सबके हकदार कौन होते हैं, शेयर कैपिटल होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। और फर्म की ओनरशिप किन के पास रहती है, शेयर होल्डर्स के पास रहती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सस्ते पड़ते हैं, क्या, डिबेंचर्स, डेब्ट आपको सस्ता पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रॉफिट पर डिबेंचर जो है कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, उन्हें किससे मतलब होता है, केवल अपने इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट दे और वो फ्री हो जाते हैं, वो अपने प्रॉफिट पे क्लेम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों जो आपके शेयर होल्डर होंगे वो तो प्रॉफिट में इंटरेस्ट लेंगे और इंटरफेयर करेंगे और क्लेम करेंगे, और वो आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उनके पास आपकी कंपनी की ओनरशिप है, ठीक है। जबकि डिबेंचर के मामले में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए डिबेंचर्स में टैक्स की बचत होती है।
क्योंकि दोस्तों जो भी आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है, मतलब जो भी आपको टैक्स टोटल चुकाना होता है या आपका दायित्व बनता है, उसमें से दोस्तों वो टैक्स हम हटा देते हैं जो कि किसका है, जो कि डिबेंचर्स का है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो डिबेंचर्स पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। जबकि जो शेयर कैपिटल होती है ना, उनको आप डिविडेंड देते हो तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है, तो ये टैक्स फ्री होता है, तो टैक्स की बचत होती है। तो इन चीज़ों में क्या है, जो इसकी कॉस्ट है ना, डिबेंचर्स की कॉस्ट है, मतलब डेट की, कंपनी की जो लोन्स की कॉस्ट है, डेट की कॉस्ट पड़ती है, वो कंपेरेटिवली सस्ती पड़ती है किससे, शेयर कैपिटल से। इसलिए दोस्तों ये आइडियल माना जाता है कि दो तो क्या हो, 2 रुपये तो होनी चाहिए हमारी डेट, और इक्विटी क्या होना चाहिए, 1। इसलिए 2:1 का रेशो क्या माना गया है, आइडियल माना गया है। क्यों, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है, डेट सस्ता पड़ता है इक्विटी के मुकाबले। वैसे दोस्तों कंपनी के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अनुपात अलग हो सकता है, लेकिन आइडियल क्या हम मान सकते हैं, 2:1। तो दोस्तों ये तो बात रही आइडियल रेशो की। अब दोस्तों यदि बात की जाए इसके फॉर्मूले की, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोइंग्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, या फिर दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं, डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब डेट को हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोल सकते हैं, और इक्विटी को दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ दोस्तों, डेट अपॉन इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट में तो दोस्तों क्या आएगा, डेप्ट में यही आएगा जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हैं और बोरोइंग्स होंगी वो आएगा, ठीक है। अब इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। इसमें दोस्तों आएगा आपकी शेयर कैपिटल जो होगी वो आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे आपकी। इसके अलावा यदि कोई होती है ना वो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये चीज़ें आ सकती है। अब दोस्तों ये क्या होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो दोस्तों जब कंपनी के पास ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं शेयर कैपिटल के लिए, तो कंपनी कई बार क्या करती है, पूरे लोगों को तो इशू नहीं कर पाती, मतलब जिन जिन लोगों ने मांगे हैं, एप्लीकेशन के लिए पैसा दिया है, आवेदन किया है, सभी लोगों को इशू नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, जिन लोगों को वो नहीं बांट पाई है, क्या शेयर्स नहीं दे पाई है, उनको शेयर वारंट दे देती है। ये दोस्तों एक शेयर का जो वो होता है, प्रपत्र होता है, उसके जैसा ही होता है ये शेयर वारंट, ठीक है। तो उसके जैसा ही होता है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स की जगह शेयर वारंट दे देती है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, भविष्य के शेयर होल्डर होते हैं। भविष्य के शेयर होल्डर मतलब जब भी कंपनी नेक्स्ट टाइम शेयर इशू करेगी, तो दोस्तों ये जो शेयर वारंट है ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएंगे, शेयर्स में चेंज हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, भविष्य के शेयर होल्डर्स कहा जाता है। तो पैसा दोस्तों किसका है, शेयर होल्डर्स का ही तो है ना ये, तो इसलिए दोस्तों ये शेयर होल्डर फंड में ही आता है। इसके अलावा दोस्तों क्या था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो दोस्तों ये क्या होता है, जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, मान लो आज कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं और कंपनी ने शेयर्स पर एप्लीकेशन राशि ले रखी है लेकिन अलॉटमेंट नहीं किया शेयर्स का, तो अलॉटमेंट नहीं किया, एप्लीकेशन मनी तो ले रखी है, तो वो चीज़ होती है ये, तो कंपनी इसको कहाँ दिखाती है, शेयर होल्डर्स फंड में ही दिखाती है। तो वो होता है दोस्तों शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि पेंडिंग है अलॉटमेंट, हमने मनी ले ली है। अब आइए दोस्तों एक सवाल देख लेते हैं जिससे ये सारी चीज़ें और भी अधिक क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सवाल हमें कुछ ऐसा दिया गया है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में हमें दी गई है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में दोस्तों हमें दिया गया है शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए की, और रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिए गए हैं 1 लाख रुपए के। इसके अलावा दोस्तों हमें दिया गया है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 2 लाख रुपए के। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में दोस्तों हमें दिए गए हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना, 1.5 लाख रुपए के, जबकि करंट लाइबिलिटीज़ हमें दी गई हैं 1.5 लाख रुपए की। तो दोस्तों ये टोटल है इसका 14 लाख रुपए। असेट्स में हमें दोस्तों दिया गया है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट में हमें फिक्स असेट्स दी गई है टेंजिबल असेट्स के नाम से, कितनी, 11 लाख रुपए। करंट असेट्स में दोस्तों में दी गई हैं इन्वेंट्रीज कितनी, 1 लाख रुपए की, और दोस्तों में क्या दिए गए हैं, ट्रेड रिसीवेबल दिए गए हैं हमें दोस्तों में कितने, 90,000 रुपये के, जबकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें दिया गया है दोस्तों 1,10,000 रुपये का। तो दोस्तों ये टोटल आ रहा है 14 लाख रुपये। तो इन इन्फॉर्मेशन से दोस्तों हमें क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशो निकालना है। तो आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों हमने क्या बताया था, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स या डेट्स कितनी है दोस्तों हमारे पास,
कितनी है दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट्स? हमें दी गई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से केवल एक ही है, कितनी? 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए हम लिख लेंगे किसकी जगह? लॉन्ग टर्म डेट्स की जगह 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों बताओ क्या है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में? ऊपर तो है दोस्तों शेयर होल्डर फंड, इसके अलावा है शेयर एप्लीकेशन, वो भी शेयर होल्डर फंड में आएगा। नॉन करंट में दोस्तों हमें क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1.5 लाख रुपए, और इसके अलावा हमें दिया गया है करंट लाइबिलिटीज़ जो कि इसमें ऐड नहीं होगी। करंट लाइबिलिटीज़ दोस्तों इसमें ऐड नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं है वो शॉर्ट टर्म डेब्ट है, वो शॉर्ट टर्म लोन्स है हमारे, ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म में हमें लॉन्ग टर्म का ही लेना है, तो कितना लेंगे दोस्तों हम? 1.5 लाख रुपए, ठीक है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड दोस्तों हमें कितना दिया गया है? एक तो दोस्तों दिया गया है हमें शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल दोस्तों हमें कितनी दी गई? 8 लाख रुपए की। इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिया गया है 1 लाख रुपए का, तो 8 लाख, तो ये 1 लाख और जोड़ेंगे इसमें 9 लाख रुपए। इसके अलावा एक हमें शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये भी दिया गया है। मैंने दोस्तों बोला था ये भी शेयर होल्डर का ही फंड होता है, इसलिए हम इसको शेयर होल्डर्स में ही जोड़ेंगे, इक्विटी में ही जोड़ेंगे। तो 8 और 1 9 लाख, 9 और 2 11 लाख रुपए। तो ये दोस्तों कितना आ रहा है? इक्विटी कितना आ रहा है? 11 लाख रुपए, या फिर इसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं। कितना आ रहा है दोस्तों? 11 लाख रुपए। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख रुपए, तो इसका दोस्तों हम काटेंगे तो दोस्तों 4 जीरो से 4 जीरो गए, फिर आएगा दोस्तों हमारे पास 15/110। अब इसको काटेंगे ना दोस्तों तो ये लगभग आएगा 0.136 अनुपात 1, 0.136 अनुपात 1, ये आएगा डेट इक्विटी रेशो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास इक्विटी 1 रुपये है तो उसके मुकाबले डेट कितनी है? केवल 0.136 रुपये। तो इसके द्वारा दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं कि कंपनी का या फर्म का डेट इक्विटी रेशियो जितना होना चाहिए उससे बेहद ही कम है, उससे बहुत कम है। क्या होना चाहिए दोस्तों? आइडियल मैंने बताया था 2:1 होना चाहिए, जबकि दोस्तों है कितना? 0.136 अनुपात 1। मतलब डेट इक्विटी के इक्वल भी नहीं है, इक्विटी के बराबर भी नहीं है, 1:1 भी नहीं आ रहा, जबकि होना क्या चाहिए? इक्विटी की डबल होनी चाहिए डेट, जबकि आधी भी नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो कम है, कंपनी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। मतलब कंपनी को किस पे ध्यान देना चाहिए? ज़्यादा डेप्ट पे ध्यान देना चाहिए कि डेट ज़्यादा हो, और शेयर होल्डर फंड को थोड़ा कम करना चाहिए। तो दोस्तों ये था क्या? डेट इक्विटी रेशियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ही है वैसे तो, आपको अमाउंट देखना है, फॉर्मूला लगाना है और रेशियो निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, बाकी के सॉल्वेंसी रेशियोज हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।